हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक नेशनल इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट में से एक है। इस चैप्टर में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआईए, और इन सब का रोल होता है नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने में। और आज मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एनआईटी, एनएफआईए ये अलग अलग एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप एंड तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ जाइएगा और एग्जाम में कोई भी ट्रिकी न्यूमेरिकल आप इजीली कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन का आज का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में गुड्स के बारे में जाने थे, इंटरमीडिएट गुड्स, तो उस इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब सिंपली एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, जो हम लोग रॉ मटेरियल हम लोग जानते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है वो क्या है, वो है इंटरमीडिएट गुड्स पे किया गया खर्च। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स के पिक्चर हैं। तो एक फॉर्म जो भी रॉ मटेरियल पे पैसा स्पेंड करता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अलग अलग नाम से भी आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कई बार। जैसे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंटरमीडिएट परचेज भी बोलते हैं हम, इसे इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इनपुट्स भी बोलते हैं, या वैल्यू ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो आप ये जो अनदर नेम है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये नेम अलग अलग नाम जो दिया रहता है, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां कर बैठते हैं। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अलग अलग नाम है। तो सिंपली हम लोग समझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट इज द एक्सपेंडिचर विच आर मेड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ हम डेप्रिसिएशन के बारे में जानते हैं। डेप्रिसिएशन ऐसे, ये आप क्लास 11 में, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11 में अकाउंटेंसी में ये डेप्रिसिएशन एक पूरा एक चैप्टर भी है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम समझाते हैं यहाँ डेप्रिसिएशन है क्या उसको। उससे पहले देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक पिक्चर एक मशीन का है, बिल्कुल न्यूली परचेज्ड मशीन, बिल्कुल नया एक मशीन परचेज किया गया है। और सेम ये मशीन कुछ साल तक अगर हम इसे यूज करते हैं तो इसका जो बोल सकता हूँ कि जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जैसे एक फॉर्म, एक फैक्ट्री में बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स या मशीनरी यूज किए जाते हैं, तो जब वो नए में खरीदा जाता है तो उनका कंडीशन काफी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब हम उसे लगातार जब हम यूज करते चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा उसका जो कंडीशन है वो थोड़ा बुरा हो जाता है। तो आखिर ये डेप्रिसिएशन क्या है? तो देखिए, डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब बोल सकते हैं कि जब ये मशीन खरीदा गया था उस समय इसका जो वैल्यू था, उसके बाद जब यूज हम कर लेते हैं, यूज करने के बाद अगर हम इसे दोबारा बेचते हैं तो उस समय इसका वैल्यू में कुछ लॉस होता है, उसके वैल्यू में कुछ गिरावट आती है। तो डेप्रिसिएशन वही है। डेप्रिसिएशन इट रेफर्स टू द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके वैल्यू में जो भी कमी आती है, जो भी लॉसेस आती हैं ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं तो कॉमन जो यूज में कॉमन यूज की वजह से इसमें जो कॉमन टूट फूट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, मीन्स जो डे टू डे यूज की वजह से जो इनके वैल्यू में कमी आ रहा है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम अभी डिस्कस भी करेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब सिंपली समझ सकते हैं विच आर एक्सपेक्टेड, ये हम खरीदे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ ये कुछ सालों के बाद ये मशीन का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। एंड जैसे यहाँ चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, जैसे एक समय था जहाँ पे पुराने जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे उसके वो काफी डिमांड में थे, लेकिन आज वो जो है वो उनका जो वैल्यू है वो काफी गिर चुका है। जैसे कीपैड फोन, जब फोन का इवोल्यूशन हुआ था, फोन मार्केट में जब नए नए आए थे तो कीपैड फोन काफी चर्चे में रहते थे, काफी प्रचलित थे, लेकिन आज के डेट में वो बिल्कुल बोल सकता हूँ कि डिमांड में नहीं है, तो उनका वैल्यू कम हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन सिंपली क्या है, किसी भी फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आता है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, गिरावट जो आती है उसके वैल्यू में। देखिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब नॉर्मल एंड प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल है मतलब मुझे पता है कि हाँ इसका वैल्यू कुछ सालों के बाद गिर जाएगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड का अगर हम बात बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो सडन होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे अचानक मान लीजिए कि कहीं कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिसकी वजह से
डैमेज हो रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में आएगा। तो एक्चुअली जो फिक्स एसेट्स का वैल्यू है वो इन दो कारणों से उनके वैल्यू में कमी आ सकता है, या तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से या अनएक्सपेक्टेड। तो जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है उसकी वजह से अगर कमी आती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का कुछ अनदर नेम भी है, और कई बार एग्जाम में ये डेप्रिसिएशन वर्ड न देकर उनके अनदर नेम दिए रहते हैं, वो ध्यान से देखिए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, दीज आर सम ऑफ द अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। और जो सबसे ज्यादा कॉमन आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये वर्ड आपको सबसे ज्यादा दिया रहेगा डेप्रिसिएशन की जगह पे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन समझ गए। डेप्रिसिएशन क्या है? सिंपली सर, जो लॉस होते हैं, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये बिल्कुल याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो गिरावट आती है फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में, दैट इज डेप्रिसिएशन। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप देखिए। तो अभी हम जैसे मैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का बात बोले थे, तो सर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर कोई कमी आ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? और ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। तो देखिए, एनी काइंड ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे नेचुरल कैलामिटी, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, इनकी वजह से, या ड्यू टू थेफ्ट, फायर, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से अगर फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आ रही है तो उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आ रही है, दैट इज डेप्रिसिएशन, एंड द लॉसेस दैट आर कॉज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आर नोन एज कैपिटल लॉस। क्लियर, उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये समझिए। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो मशीन को फिर रिप्लेस हम जब करेंगे, इसलिए इसे रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। हमें पता है कि ये मशीन 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये इसका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा और ये मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करेंगे तो उसे एक नए मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब नई मशीन चाहिए तो टाइम हमें उतना पैसा भी तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी से ही इसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। मतलब जितना इसके वैल्यू में कमी आ रही है हर साल, हम उतना फंड अलग से इसके लिए इकट्ठा करते चले जाते हैं। वही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहलाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, उस मशीन का, उस फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना है, एंड उसका एक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन कितना है, वो लगभग कितने साल तक हम उसे नॉर्मल हम यूज में ला सकते हैं। इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो मशीन का एक डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी फिक्स एसेट्स की जगह पे देखिए ये वर्ड दिया रहेगा, कैपिटल गुड्स दिया रहेगा, या ड्यूरेबल प्रोड्यूसर, दीज आर ऑल आर सेम। यानी फिक्स एसेट्स को ही हम कैपिटल गुड्स या फिर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं डेप्रिसिएशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज अ मशीनरी इज परचेज फॉर 10 लाख। एक मशीन है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, हम इसे 10 लाख में परचेज किए हैं और उसका एक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन दिया हुआ है। ये मशीन लगभग 10 साल तक हम इसे यूज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? बहुत सिंपल है, अभी जो फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है? 10 लाख डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब 10, तो कितना आया? 1 लाख। मतलब हर एक साल अगर हम 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करते जाएं तो 10 साल के बाद हमारे पास एक फंड क्रिएट हो जाएगा, सफिशिएंट फंड क्रिएट होगा ताकि हम नए मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे हेल्प करता है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, तो दो हम लोग समझे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझे और डेप्रिसिएशन। तो चलिए यहाँ देखते हैं डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के कुछ डिफरेंस। एक तो डिफरेंस हमने समझा कि डेप्रिसिएशन जो है इट इज कॉज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और कैपिटल लॉस जो है वो अनएक्सपेक्टेड की वजह से होता है। तो कुछ डिफरेंस देखते हैं। पहला तो डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और वहीं कैपिटल लॉस क्या है? सिंपली फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू अनफॉरसीन और अनएक्सपेक्टेड। जैसे पता है अनप्रेडिक्टेबल था, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, अचानक हो सकता है, तो ये कैपिटल लॉस कहलाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए देखिए जैसा अभी बताया कि हम इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस है, हमें पता है कि ये इतने साल के बाद हमें रिप्लेस करना होगा, तो हम एक प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए कोई प्रोविजन, ये तो कभी भी हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो डेप्रिसिएशन ये हैम्पर नहीं करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। ये हैम्पर कहाँ कर रहा है? हम तो मशीन को यूज कर रहे हैं, हम उसके लिए फंड अलग से इकट्ठा कर रहे हैं।
लेकिन कैपिटल लॉस जो होता है वो हैम्पर करता है, क्योंकि ये अचानक होता है, अचानक ये लॉस होता है। तो ये हमारे लिए बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड है, इसीलिए इसको लॉस भी बोलते हैं, कैपिटल लॉस। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? ठीक है, तो टैक्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, टैक्स जो होता है वो एक लीगल कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट इम्पोज करता है, जो हम अपने इनकम से, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या गुड्स एंड सर्विसेज से हम जो पे करते हैं, गुड एंड सर्विसेज से जो पे करते हैं। तो एक एनआईटी जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये देखिए सिंपली इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। एनआईटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज के अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हम एनआईटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है एनआईटी का, लेकिन समझना पड़ेगा कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखिए इनडायरेक्ट टैक्स सिंपली इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन या फिर यानी सिंपली इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस पे लगाया जाता है। जैसे हम लोग जीएसटी का नाम सुनते हैं, जीएसटी बहुत मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स है। जो सारे पहले जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन उनको मर्ज करके एक जीएसटी फॉर्म लाया गया। तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब जो है दीज आर सम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे देखिए आप यहाँ पे हम कुछ भी मार्केट में परचेज करते हैं तो आप कभी गौर कीजिएगा, जब उनका एमआरपी दिया रहता है, एमआरपी के नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कभी ध्यान दीजिएगा, तो ये जो लिखा हुआ रहता है एमआरपी और ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इस प्राइस में ही इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो तो देना है सेलर को, एक्चुअली में वो पे करना है सेलर को, लेकिन सेलर वो टैक्स का अमाउंट ऐड कर देता है प्राइस में। तो प्राइस जो हम एमआरपी जो पे जो कोई भी सामान जब खरीद रहे हैं, जब परचेज कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है। मतलब जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, सो इट इंक्रीज द प्राइस। मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स में और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट जैसे जैसे टैक्स बढ़ाता जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे वैसे उस कॉमोडिटी का प्राइस भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम दूसरा जो पार्ट है वो है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? देखिए सब्सिडी एक तरह से हेल्प होता है प्रोड्यूसर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा होता है कि कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो नेसेसरी गुड्स है। जैसे एलपीजी का एग्जांपल ले सकते हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग वो एलपीजी यूज करें। इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट पे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडी मतलब जो उसका प्राइस होता है, एक्चुअल प्राइस, उसका कुछ पार्ट वो गवर्नमेंट पे करता है सिंपली। यानी अगर कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए 500 का, तो 500 का कुछ पार्ट गवर्नमेंट पे कर देता है, तो बाकी जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो कस्टमर, कंज्यूमर हम पे करते हैं। मतलब सब्सिडीज क्या होता है? सिंपली दीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस, एक तरह का इकोनॉमिक हेल्प है, विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड विथ अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। ये वेलफेयर के मोटिव से प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। और सब्सिडीज की वजह से किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिक्लाइन करता है। जैसे पीडीएस सिस्टम में आप देखते होंगे, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहाँ पे पुअर पीपल को, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को जो गेहूं चावल जो बहुत लो प्राइस पे दिया जाता है वो सब सब्सिडाइज रेट रहता है। मतलब उसका जो एक्चुअल अमाउंट होता है उसका मैक्स कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट पे कर देता है, और लिस्ट अमाउंट जो होता है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, इसलिए उसका रेट इतना कम होता है। तो ये सब्सिडीज कहलाता है। ठीक है, यानी सब्सिडीज की वजह से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है एंड सब्सिडीज की वजह से डिक्रीज होता है। और इन दोनों को जब हम डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नोन एज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो अभी तक हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में जाना, डेप्रिसिएशन के बारे में जाना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जाना, 3 कंपोनेंट देखा। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम एनएफआईए शॉर्ट में बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? तो देखिए पहले तो डेफिनेशन जाते हैं कि नेट फैक्टर इनकम क्या है। इट इज रेफर्स टू द डिफरेंस
between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. rest of the world या abroad भी बोल सकते हैं. NFI है मतलब जो फैक्टर इनकम हम अब्रॉड से अर्न कर रहे हैं. अब्रॉड से अर्न करने का मतलब क्या है? हमारे कुछ इंडियन रेसिडेंट इंडिया से बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो पैसा बाहर कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं हमारे रेसिडेंट्स, उसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं. और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है? बहुत सारे नॉन रेसिडेंट, बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स जो इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं, तो उन वो जो अर्न कर रहे हैं वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहलाता है. ठीक है ना. जो इंडियन रेसिडेंट, फिर से समझिए, हमारे इंडियन पीपल, हमारे इंडियन रेसिडेंट जो इंडिया से बाहर रहकर पैसा कमा रहे हैं, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है. और वो अमाउंट जो फॉरेन वर्कर, फॉरेन पीपल, फॉरेन रेसिडेंट बोल सकते हैं, जो हमारे इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में रह के जो पैसा कमा रहे हैं, वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो ये अमाउंट दोनों का जो डिफरेंस होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का, उसे हम NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है ना. यानी NFIA कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे. देखिए यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन भी दिया है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इट इज द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से अर्न कर रहे हैं, मतलब इंडियन रेसिडेंट फॉरेन से जो अर्न कर रहे हैं, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है? वो इनकम जो इंडिया के जो दूसरे देश के रेसिडेंट हैं और हमारे लिए नॉन रेसिडेंट, हमारे कंट्री के लिए, वो जो अर्न कर रहे हैं विद इन द टेरिटरी. तो सिंपल है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम शॉर्ट में फीफा लिख रहे हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आप ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए. तो ये NFIA है. तो NFIA कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करते हैं. हाँ, ये एक चीज देखिए, कभी कभी ये MCQ क्वेश्चन आता है कि NFIA जो है, ये इसका जो वैल्यू है, ये देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंस है. NFIA सिंपली एक डिफरेंस है, जैसे NIT एक डिफरेंस है. तो डिफरेंस का जो अमाउंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जैसे ये डिफरेंस है NFIA का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो इसमें NFIA पॉजिटिव कब होगा? जब पॉजिटिव जो वैल्यू है वो बड़ा हो, मतलब जब व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा जब फीटा से ज्यादा होगा, तो NFIA पॉजिटिव होगा. उसी तरह नेगेटिव कब होगा? जब फीफा का वैल्यू कम हो जाए और फीटा का वैल्यू ज्यादा हो. और जब अगर दोनों इक्वल है तो जीरो. ये कंडीशनल क्वेश्चन कभी कभार MCQ में पूछता है कि NFIA पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा. तो सिंपल सी बात है, जो जो ये तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो डिफरेंस के बेसिस पे वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो. तो देखिए, ये हमने अभी तक मीनिंग समझा हमने कि फैक्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, NIT क्या है, NFIA क्या है. NFIA का हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं. कभी कभी एग्जाम में NFIA के लिए हम फीफा माइनस फीटा जो करते हैं वो नहीं दिया रहता, उसके जगह पे उसके कंपोनेंट्स दिए रहते हैं. तो क्या क्या कंपोनेंट्स है देखिए. तो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं. NFIA के थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं. पहला जो है वो है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज. नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब क्या है सर? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में जनरली वेजेज एंड सैलरीज इंक्लूड होता है. ठीक है. तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेसिडेंट. तो जो वेजेज एंड सैलरीज जो जैसे इसमें सिंपल सी बात है, NFIA के लिए हमने बताया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. मतलब वो अमाउंट जो हमारे इंडियन रेसिडेंट बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं वो फीफा कहलाता है, और वो अमाउंट जो फॉरेनर इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं वो फीटा कहलाता है. अब वो जो अर्न करते हैं वो कौन कौन सा अमाउंट हो सकता है? वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का अमाउंट हो सकता है, मतलब वेजेज एंड सैलरीज हो सकता है. जो वेजेज एंड सैलरीज हमारे इंडियन रेसिडेंट फॉरेन से कमा रहे हैं, और जो वेज एंड सैलरीज हमारे फॉरेन वर्कर्स इंडिया में रह कमा रहे हैं, तो वो कंपोनेंट मिलकर होता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय. उनको जब माइनस करते हैं. फिर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. तो प्रॉपर्टी मतलब हो सकता है रेंट, इंटरेस्ट, इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. अगर ये अमाउंट एक इंडियन रेसिडेंट फॉरेन में रहकर अर्न कर रहा है और एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. और नेट रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है, इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं. मतलब वो अमाउंट जो हमने प्रॉफिट के बाद जो बच जाता है. ठीक है. इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ नॉन रेसिडेंट. जैसे किसी फर्म को जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट टैक्स
और अलग अलग कंपलसरी पेमेंट देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद जो लास्ट में पैसा बच जाता है, जिसको वो अपने पास रिजर्व रख लेता है फ्यूचर के लिए, वही रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। तो ये मेनली कंपोनेंट्स दिए रहेंगे अगर नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो एनएफआई ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या होता है डेप्रिसिएशन, क्या होता है एनआईटी और क्या होता है एनएफआई। अब हम समझेंगे इनके यूज, कैसे ये नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के कैलकुलेशन में ये कैसे हेल्प करते हैं। तो मेनली अभी हम लोग सीखेंगे डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआई। इन तीन का मेन यूज अभी समझेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग जब वैल्यू एडेड मेथड शुरू करेंगे, जब वो बताएंगे, तो वहां हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में सीखेंगे। लेकिन मेनली अभी हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो है डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआई। अभी हम लोग फिलहाल इन तीनों का यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। जो हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम के अलग अलग एग्रीगेट, वो किस टाइप के होते हैं, थोड़ा उनका एक लुक देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही एन एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जैसे जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एनटीपी, सब यहाँ हर एक लेटर का एक मीनिंग है। जैसे आप देख रहे होंगे पहला लेटर जो है वो सब में जी या एन आ रहा है, फर्स्ट लेटर जो है वो सब में जी या एन आ रहा है। तो जी का मतलब है ग्रॉस और एन का मतलब होता है नेट। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर जो जी और एन है, तो जी मतलब ग्रॉस और एन का मतलब नेट। उसके बाद जो आप देख रहे होंगे स्मॉल लेटर में थोड़ा सा स्मॉल है, वो या तो एमपी होता है या एफसी होता है। तो एमपी जो होता है वो मार्केट प्राइस और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। देखिए हर एक लेटर का बताया था मीनिंग है। जैसे जी और एन का मतलब ग्रॉस और नेट, एमपी और एफसी है तो एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। इनके भी कुछ मीनिंग है, वो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे या तो डीपी है या फिर एनपी है। तो ये डीपी और एनपी क्या है वो समझिए। तो डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनपी का मतलब नेशनल प्रोडक्ट। यही एग्री नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स का ये तीन पार्ट है। पहला जो पार्ट होता है वो जी या एन होगा, दैट इज ग्रॉस और नेट। दूसरा जो पार्ट है वो एमपी या एफपी होगा, मतलब मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। और तीसरा जो पार्ट है वो डीपी या एनपी होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते कैसे, जैसे जीडीपी एमपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट लिखते नहीं है लेकिन वहां बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एफपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे हम लोग इसको रीड करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये ग्रॉस और नेट कैसे चेंज होता है, यानी ग्रॉस को नेट अगर हमें बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाना है, एमपी को एफसी बनाना है, यानी इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो इसी को इंटरचेंज करने के लिए हम डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआई का यूज करते हैं। अब कहाँ हम डेप्रिसिएशन यूज करेंगे, कहाँ एनएफआई यूज करेंगे, कहाँ एनआईटी, वो आप देखिए। क्योंकि अगर ये सीख गए तो नेशनल इनकम बिल्कुल आपके लिए एक बोल सकता हूँ कि बच्चों का खेल बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन, अगर ये तीन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख गए तो नेशनल इनकम में कभी कोई परेशानी नहीं होने वाला और नेशनल इनकम एक आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रॉस और नेट के बारे में। तो ग्रॉस और नेट एक्चुअली ये वर्ड है क्या, देखिए इसका अपना कोई लिटरल अगर हम बोले तो कोई ऐसा मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। ग्रॉस और नेट वर्ड जो है ये क्या इंडिकेट करता है, इसको बताने के लिए एक छोटा सा पहले डेफिनेशन समझिए इन्वेस्टमेंट का मतलब। इन्वेस्टमेंट हम इकोनॉमिक्स में वर्ड हम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। मतलब जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे जो अमाउंट स्पेंड करते हैं, सिंपली इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। जो भी फिक्स एसेट पे, चाहे मशीनरी पे या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी फिक्स एसेट पे हम अमाउंट स्पेंड करेंगे इन इकोनॉमिक्स, इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर्ड या कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड दोनों सेम है। जैसे यहाँ एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट का, एक परचेज ऑफ मशीनरी। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक मशीन का एग्जांपल है। किसी एक फॉर्म में इस मशीन को यूज किया जा रहा है, इस मशीन को खरीदा गया है, इस मशीन का एक लाइफ स्पैन दिया हुआ है कि ये मशीन लगभग 10 साल तक हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मशीन को परचेज किया गया 1 लाख रुपए में। एक प्रोड्यूसर इस मशीन को खरीद के लाया अपने फैक्ट्री में 1 लाख में। तो ये मशीन जो है वो एक फिक्स एसेट है, यानी ये 1 लाख जो है वो क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी जैसे हम लोग पढ़े ऊपर
इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। तो यानी इस मशीन को 1 लाख में खरीदा गया, इसके ऊपर 1 लाख खर्च किए, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मशीन का लाइफ स्पैन दिया हुआ है 10 ईयर्स। तो मशीन का लाइफ स्पैन है, मतलब ये डेप्रिसिएट तो करेगा, तो हर साल कितना डेप्रिसिएट करा? 10,000। तो प्रोड्यूसर क्या सोचा कि हम इस मशीन के लिए 10,000 इकट्ठा हर साल करते चले जाए, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन अमाउंट है। 10 साल के बाद एक नया मशीन का जरूरत पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट, उस कैपिटल गुड्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसे रिप्लेस करके एक नए मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम अभी से एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो मशीन पे पहले प्रोड्यूसर ने खर्च किया 1 लाख रुपए, और उसी मशीन के लिए 10,000 और इकट्ठा करा हुआ, यानी वो अभी करंट यूज में नहीं लाएगा, वो 10,000 अपना रिजर्व कर ले रहा है। एक तरह से ये भी तो मशीन के लिए ही एक्सपेंडिचर हुआ। तो टोटल जो है मशीन के ऊपर उसने इस साल 1,10,000 खर्च किया। 1 लाख मशीन पे खर्च किया, और उस मशीन के लिए 10,000 और अलग कर रहा है, मतलब मशीन पे टोटल जो उसका एक तरह से एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 1,10,000 है। तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ, क्योंकि ये अमाउंट भी तो मशीन पे ही स्पेंड किया जा रहा है। तो यहाँ हम दो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख रहे हैं। एक वो अमाउंट है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, जो 1,10,000 है, और एक अमाउंट है जिसमें सिर्फ मशीन का वैल्यू इंक्लूड है, 1 लाख। हमने दोनों को इन्वेस्टमेंट लिखा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? 1,10,000। तो जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये तो क्लियर है। अब हम सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड, अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट अगर हम बोलेंगे, अगर हम उससे पूछा जाए उस प्रोड्यूसर से कि तुमने कितना, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है इस साल का, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा कंफ्यूजन एक क्रिएट किया होगा कि हम कौन वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम वो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूड है, या हम उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वेदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है या नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वर्ड जो है वो आता है ग्रॉस और नेट। यानी अगर हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर देंगे तो हम उसमें ग्रॉस वर्ड का यूज करते हैं, एक तरह से टोटल। ग्रॉस मीन्स टोटल समझ सकते हैं। यानी अगर किसी भी वेरिएबल में, किसी भी एग्रीगेट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूड है तो वो ग्रॉस वेरिएबल या ग्रॉस एग्रीगेट कहलाएगा। उस एग्रीगेट के पहले ग्रॉस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूड नहीं है तो हम नेट यूज करते हैं। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन की वजह से ही अराइज होता है। यानी कोई भी नेशनल इनकम का एग्रीगेट अगर आप ग्रॉस में देख रहे हैं, इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूड है। और अगर कोई भी एग्रीगेट का अमाउंट आप देख रहे हैं जिसमें नेट लिखा हुआ है, मतलब ये डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड नहीं है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया, ये ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन की वजह से ही अराइज होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी ग्रॉस और नेट को हमें इंटरचेंज करना हो तो हम डेप्रिसिएशन का ही यूज करेंगे। क्लियर है? यानी ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जो है वो हम उसके लिए हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। अगर ग्रॉस को नेट बनाना है या नेट को ग्रॉस बनाना है तो हम डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। क्लियर है? तो अब अच्छा, ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन है ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो ग्रॉस मीन्स टोटल, ग्रॉस बड़ा है और नेट क्या है? छोटा है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे हमने क्या किया है, एक तरफ लेफ्ट साइड में नेट लिखा है, राइट साइड में ग्रॉस लिखा है। नेशनल इनकम में एक चीज याद रखिए, हम हमेशा राइट साइड वाले वेरिएबल को लेफ्ट साइड में चेंज करेंगे। एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चलिए नेशनल इनकम के लिए कि हम हमेशा राइट साइड वाले वेरिएबल को लेफ्ट में कन्वर्ट करना। जैसे राइट साइड में ग्रॉस है और लेफ्ट में नेट है, तो हमें ग्रॉस को नेट बनाना है। एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चलिए नेशनल इनकम के लिए। तो ग्रॉस को क्या बनाना है? नेट बनाना है। ग्रॉस हमारा बड़ा है या छोटा? तो ग्रॉस बड़ा है। बड़ा को छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ माइनस करेंगे। क्या माइनस? तो ग्रॉस नेट के लिए क्या यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो बहुत सिंपल है, यानी हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर एक देखिए, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हम क्या बताएं, हमेशा हम राइट साइड वाले वेरिएबल को देखेंगे। इस बार राइट साइड में क्या है? नेट है, और लेफ्ट में क्या है? ग्रॉस। तो इस बार नेट को ग्रॉस बनाना है, और नेट क्या है? छोटा। तो छोटा को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? प्लस। तो इस बार क्या प्लस करेंगे? हो गया डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल है। और यानी डेप्रिसिएशन के लिए ग्रॉस माइनस नेट, बहुत सिंपल है। देखिए, आपको याद क्या रखना है कि ग्रॉस और नेट के लिए क्या यूज करते हैं? तो डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन है? तो ग्रॉस। नेट क्या है? छोटा है। तो आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। अगर याद ना रहे तो एक छोटा सा ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन बड़ा है। जैसे ग्रॉस बड़ा है तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि ग्रॉस में 5 लेटर है, नेट में 3 लेटर। ये सिर्फ याद रखने के लिए है।
अगर कॉन्सेप्चुअली याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनकेस अगर ये आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि ग्रॉस जो है इसमें 5 लेटर के लिए बड़ा है, नेट में 3 लेटर, ये याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है, तो एक पहला चीज हम लोग सीखे कि ग्रॉस और नेट क्लियर किसका यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एमपी और एफसी मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब बोल सकते हैं कि फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट बना उस समय उसका कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट को आप इस तरह से समझिए कि कोई प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ, उस समय उसको क्या क्या खर्च लगा। तो क्या खर्च लगा, जितने भी इनपुट्स यूज हुए होंगे, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए होंगे, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच आर पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो इन फैक्टर्स के हेल्प से जो प्रोडक्शन हुआ है, तो इनके लिए जो हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, जैसे रेंट हो गया, वेजेज हो गया, कैपिटल के लिए, इंटरप्राइज के लिए जो प्रॉफिट भी इंक्लूड उसमें है, रॉ मटेरियल का वैल्यू इंक्लूड है। तो फैक्टर कॉस्ट सिंपली मतलब बनाने में जो खर्च हो रहा है, जो प्रोडक्ट को बनाने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्च हो रहा है, उसी को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि एग्जांपल देखिए, जैसे एक शर्ट है, ये शर्ट फैक्ट्री में जब बनकर तैयार हुआ, अभी फैक्ट्री में है, मार्केट में नहीं आया है, फैक्ट्री में बनकर जब तैयार हुआ तो प्रोड्यूसर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट को इंक्लूड करके एक वैल्यू डिसाइड किया, इसका वैल्यू आया 1000। इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, वो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट है। यानी प्रोड्यूसर तो पहले सोचा कि चलो इसको 1000 में हम सेल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब तो ये 1000 क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब है मार्केट प्राइस। अब वो फैक्ट्री से निकलकर मार्केट में आया, तो जैसे ही मार्केट में आया तो प्रोड्यूस गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। वो उसी वैल्यू पे नहीं इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट को भी तो कुछ पैसा चाहिए उससे, तो गवर्नमेंट उसमें क्या इंक्लूड कर देगा, टैक्स भी इंक्लूड कर देगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। एक्चुअली में वो कितने में बेचा जा रहा है। एक्चुअली में बेचने का मतलब जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आया तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या कर दिया, टैक्स इंक्लूड कर दिया। फैक्ट्री में वो टैक्स इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट में आया गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, और अगर कोई सब्सिडीज है तो डिडक्ट कर देगा उसमें से। तो यानी एनआईटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर दिया। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि लगभग 500 रुपए जो है उसका मान लीजिए एनआईटी है। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी जो भी था माइनस करके उसका एक इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट, तो ये प्रोड्यूसर अपने जेब से तो नहीं देगा, तो वो क्या करता है, इस अमाउंट को भी इसमें इंक्लूड कर देता है। तब ये ऐड करके कितना बन गया, 1500। ये बन जाएगा मार्केट प्राइस। यानी पहले प्रोड्यूसर सोचा था कि 1000 में सेल करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स इंक्लूड कर ऐड कर दिया, तो जब ऐड कर दिया तो प्रोड्यूसर भी उसको ऐड कर देगा प्राइस में, तो ये दोनों ऐड करके बन गया मार्केट प्राइस। तो इससे तो क्लियर हो गया कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो एनआईटी की वजह से क्रिएट हो रहा है। जैसे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जो था वो किससे क्रिएट हो रहा था, डेप्रिसिएशन की वजह से। वैसे यहाँ एमपी और एफसी का जो डिफरेंस है वो एनआईटी की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एमपी और एफसी का डिफरेंस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो डिफरेंस है एमपी और एफसी का, वो एनआईटी की वजह से। चलिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला देखते हैं, तो इसमें भी याद रखिए बड़ा और छोटा। तो मार्केट और फैक्ट्री याद रख सकते हैं कि फैक्ट्री जो है वो छोटा होता है, मार्केट बड़ा हो सकता है, ये एक ट्रिक है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस बड़ा है। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जैसे एफसी और एमपी। तो अभी क्या बताए थे, हमेशा हम राइट साइड वाले वेरिएबल को देखेंगे। तो राइट में क्या है, एमपी, एमपी को क्या बनाना है, एफसी। तो एमपी बड़ा है, बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस, तो क्या माइनस, एनआईटी। वेरी गुड। उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला देखिए, जैसे एम, इस बार लेफ्ट में एमपी है, राइट में एफसी। हमेशा हम बताएं कि हम राइट वाले को लेफ्ट, कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। राइट साइड में जो वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो एफसी को क्या बनाना है, एमपी बनाना है। एफसी छोटा है या बड़ा, छोटा है, छोटा को बड़ा बनाने के लिए प्लस, क्या प्लस, एनआईटी। वेरी गुड, हो गया। तो ये हो गया एफसी और एमपी का कॉन्सेप्ट। एफसी और एमपी के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनआईटी। इसके लिए ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या था कि फैक्ट्री और मार्केट। दूसरा जो ट्रिक है जो हम अपने एग्जाम के टाइम में ये याद रखते थे, हम क्या करते थे कि दोनों का पहला अल्फाबेट देखते थे। जैसे फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस, दोनों का पहला अल्फाबेट जैसे एफ है और एम है, तो हम याद रखते थे कि इंग्लिश का अल्फाबेट में जो पहले लेटर आएगा वो छोटा, जो बाद में आएगा वो बड़ा।
यानी एफ पहले आ रहा है तो ये छोटा, एम बाद में आ रहा है तो बड़ा। आप अगर आपके पास कोई दूसरा ट्रिक है, आप वैसे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है, कोई फिक्स नहीं है कि नहीं है, यही रूल ही है। ट्रिक कुछ भी हो सकता है, आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन एक कॉमन ट्रिक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं याद रखा था मैं बच्चों को बताता हूँ, और अच्छा ट्रिक है। आपके पास अगर कोई ट्रिक है तो बहुत अच्छी बात है। तो दो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा, एक डेप्रिसिएशन के बारे में जो ग्रॉस और नेट को इंटरचेंज करने में हेल्प करता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट एनआईटी के बारे में जो एमपी और एफसी को इंटरचेंज करने में हेल्प करता है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डीपी और एनपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। आप समझ भी गए होंगे कि लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट जो बचा हुआ है एनएफआई, वो वही यूज होगा, पर कैसे यूज हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक के बारे में। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। It refers to the money value of all the final goods and services which are produced by all the enterprises located within the domestic territory. Domestic product का मतलब सिर्फ इसमें देखा जाता है कि within the domestic territory। अगर हम इंडिया का बात कर रहे हैं तो within the domestic territory of India, इंडिया के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इट मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो सिटीजन के द्वारा हो, यानी रेसिडेंट के द्वारा हो, या नॉन रेसिडेंट, उससे मतलब नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे 3 पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिस्टर ए है जो एक अफ्रीकन है लेकिन ये इंडिया में वर्क कर रहे हैं। एक मिस्टर बी है, वो इंडियन है लेकिन वो चाइना में काम कर रहे हैं। मिस्टर सी वो इंडियन है और इंडिया में ही काम करते हैं। ठीक है, 3 हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि इनमें से बताइए रेसिडेंट कौन है और इंडिया के लिए, और नॉन रेसिडेंट कौन है, तो मिस्टर ए एक अफ्रीकन है और इंडिया में वर्क कर रहा है। ये टाइम पीरियड तो दिया नहीं है, मतलब हम ये भी ये एज्यूम कर रहे हैं कि सभी किसी इनमें से किसी का भी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, जो नॉर्मल रेसिडेंट का कंडीशन है। तो अफ्रीकन है, इंडिया में वर्क कर रहा है, तो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट। ये इंडियन है, चाइना में वर्क कर रहे हैं, ये रेसिडेंट। यानी मिस्टर ए जो है वो नॉन रेसिडेंट है इंडिया के लिए, मिस्टर बी जो है वो रेसिडेंट, और मिस्टर सी तो इंडियन है और इंडिया में ही काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पे इंडिया के लिए 2 रेसिडेंट है, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और मिस्टर ए जो है वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अब इनके बेसिस पे अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल एक दिया है कि मिस्टर ए जो है वो 1000 अर्न कर रहे हैं, मिस्टर बी जो है वो 2000, और मिस्टर सी जो है वो 5000। तो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बोले तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन द डोमेस्टिक, इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी अर्न किया जा रहा है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो सिटीजन हो। जैसे यहाँ पे 3 में से कौन कौन इंडिया में पैसा कमा रहे हैं? मिस्टर ए और मिस्टर सी। तो इन दोनों का अमाउंट जो ऐड होकर आएगा वो कहलाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी मिस्टर ए कितना अर्न कर रहे हैं 1000 और मिस्टर सी कितना अर्न कर रहे हैं 5000। तो ऐड करके जो वैल्यू बना वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ देखना होता है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना अर्न किया जा रहा है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम अगर हम नेशनल प्रोडक्ट का जब बात करते हैं, यही नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम कहलाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही डोमेस्टिक इनकम बनेगा और नेशनल प्रोडक्ट ही नेशनल इनकम बनता है। तो नेशनल प्रोडक्ट का या नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? इसका मतलब है इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर ऑपरेटिंग विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड। देखिए, यही नेशनल प्रोडक्ट के लिए हम रेसिडेंट देखते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए हमें देखना होता है कि इंडिया में, मतलब वेयर, सिर्फ इंडिया में अर्न हो रहा है, जो भी इंडिया में कमाए, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। लेकिन नॉर्मल नेशनल प्रोडक्ट अगर बात करेंगे तो उसमें हमें देखना है कि वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, चाहे वो इंडिया में रह के पैसा कमाए चाहे इंडिया से बाहर कमाए, लेकिन इंडिया का रेसिडेंट हो, उसको इंक्लूड करेंगे हम नेशनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिस्टर ए जो इंडिया में रह के पैसा कमा रहे थे वो एक्चुअली में फीटा हमारे लिए है, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, वो तो फॉर नॉन रेसिडेंट है। लेकिन मिस्टर बी जो है, इनका जो इनकम है वो फीफा कहलाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हम फीफा में से जब फीटा को माइनस करते हैं तो क्या आता है? हम लोग एनएफआईए कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम एनएफआईए को ऐड करेंगे तभी नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एनएफआईए कितना आएगा हमारा, तो एनएफआईए फीफा कितना है, मिस्टर बी का जो इनकम है 2000, और फीटा कितना है, मिस्टर ए का इनकम 1000। तो 1000 जो एनएफआईए का अमाउंट है,
इसी को जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तब हमारा नेशनल प्रोडक्ट या हम बोल सकते हैं एनपी आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट इन दोनों का डिफरेंस हमने क्या देखा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो बहुत सिंपल है, इस डीपी और एनपी या डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट इसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है सर, वो एनएफआईए कहलाता है। ठीक है, यानी एनएफआईए ही डिसाइड करता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट को इंटरचेंज हम कैसे करेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या क्या सीखा, पहला हमने सीखा ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट के लिए हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा एमपीएफसी जिसके लिए हम एनआईटी का यूज करते हैं। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट जो है वो है डीपी और एनपी का, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, जिसके लिए हम एनएफआईए का यूज करेंगे। इसमें भी देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा, तो सिंपल सी बात है, नेशनल जो है वो बड़ा होता है क्योंकि इसमें एनएफआईए का अमाउंट भी इंक्लूड है, और डोमेस्टिक छोटा है क्योंकि उसमें सिर्फ विद इन द टेरिटरी का अमाउंट इंक्लूड, इसमें एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला देखिए डिराइव करते हैं, एक तरफ डीपी है एक तरफ एनपी, फिर वही कॉमन कॉन्सेप्ट, हमेशा राइट साइड वाले वेरिएबल को देखना है, तो राइट में क्या है एनपी, एनपी को क्या बनाना है डीपी, एनपी छोटा है या बड़ा, बड़ा, बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस करेंगे, क्या माइनस एनएफआईए, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह एक और एनपी और डीपी, तो डीपी क्या है इस पर, डीपी को एनपी बनाना है तो डीपी छोटा, छोटा को बड़ा बनाने के लिए प्लस। देखिए अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो नेशनल इनकम का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना पाएंगे। यानी आपको याद यही रखना है कि ग्रॉस और नेट के लिए क्या यूज करते हैं हम डेप्रिसिएशन, एमपीएफसी के लिए क्या यूज करते हैं एनआईटी, और डीपीएनपी के लिए एनपी। ये तीन जो है एक तरह से बोल सकता हूं कि मोस्ट पावरफुल वेपन है पूरा नेशनल इनकम के लिए, सबसे पावरफुल वेपन ये है। ये तीन वेपन जो है ना, मतलब डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए, यही पूरे नेशनल इनकम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर और ये तीनों वेपन को अच्छी तरीके से चलाने आप माहिर हो गए हैं, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, कहाँ इस वेपन को यूज करें, तब तो आप कोई भी क्वेश्चन हो नेशनल इनकम का, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कॉमन ट्रिक आप याद रख सकते हैं, वही अल्फाबेट वाला जो अभी बताए थे, जैसे डी और एन है तो जो लेटर पहले आए वो छोटा, जो बाद में आए वो बड़ा, ये कॉमन ट्रिक है। ठीक है, तो ये हमने देखा। चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। हमने ग्रॉस और नेट के लिए क्या यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। एमपीएफसी के लिए क्या यूज करते हैं एनआईटी, वेरी गुड। और एनपीओडीपी के लिए क्या यूज करते हैं एनएफआई, है ना। ये तीन वेपन है जो अपने साथ रखना है आपको, और याद भी रखना है ये वेपन कब चलाना है, कब इस वेपन को यूज करना है सही जगह पे। ठीक है, यानी ग्रॉस और नेट का जब भी बात होगा तो डेप्रिसिएशन, एमपीएफसी का जब भी होगा तो एनआईटी, और एनपीओडीपी के लिए एनएफआई। चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर नेशनल इनकम का जो भी क्वेश्चन, वो इन्हीं एग्रीगेट में से कुछ भी फाइंड करने के लिए इन्हीं में से किसी एक एग्रीगेट को कैलकुलेट करने दिया जाता है। अच्छा, इन एग्रीगेट में एक ध्यान दीजिएगा, जो एनडीपीएट एफसी है एक्चुअली इसे ही डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो याद रखिएगा ये एनडीपीएट एफसी जो है यही डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, और ये एनएनपीएट एफसी जो है ये नेशनल इनकम कहलाता है। यानी क्वेश्चन में जो बोला जाता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, वो यानी हमें एनएनपीएट एफसी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। और क्वेश्चन में कहा जाएगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीपीएट एफसी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जीएनपीएट एफसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें एनडीपीएट एमपी का अमाउंट दिया है, एनएफआईए दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, सब्सिडीज दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो आपको कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है जीएनपीएट एफसी, उसे हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और राइट साइड में जो एग्रीगेट दिया है, जैसे एग्रीगेट इसमें क्वेश्चन में दिया है एनडीपीएट एमपी, ठीक है, जो आपको कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, और राइट साइड में जो एग्रीगेट ऑलरेडी दिया है। अच्छा सर, इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आंसर अलग आएगा, अलग नहीं आएगा, ये इजी तरीका है क्योंकि हम सारा कैलकुलेशन राइट साइड में ही कर रहे हैं, इसीलिए। तो हमने क्या किया, जो कैलकुलेट करना उसको लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो एग्रीगेट दिया है एनडीपीएट एमपी। अब कॉमन कॉन्सेप्ट हम शुरू से सिखाते आ रहे हैं आपको कि कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, हम राइट साइड वाले वेरिएबल को लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो अभी हमारे पास राइट साइड में क्या है एनडीपीएट एमपी, और लेफ्ट में क्या है जीएनपीएट एमपी। अब कैसे इंटरचेंज करेंगे, एक एक करके एक एक लेटर देखते हैं। सबसे पहला देखिए, राइट साइड में इसका पहला लेटर जो है वो है एन, और उधर क्या है जी, मतलब नेट है इधर और उधर ग्रॉस है। तो नेट को हमें ग्रॉस बनाना है,
अब याद रखना होगा वहां पे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो नेट छोटा है, तो छोटा को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या प्लस करेंगे नेट और ग्रॉस के केस में, तो बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेट को ग्रॉस हमने बना दिया डेप्रिसिएशन ऐड करके। अब दूसरा देखिए, यहाँ डीपी है और यहाँ क्या है, एनपी है। हमेशा राइट को लेफ्ट, हमेशा राइट साइड वाले वेरिएबल को लेफ्ट में चेंज करना है। तो डीपी और एनपी, डीपी और एनपी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, देखिए लिखा हुआ है एनएफआईए। याद भी रखना, ये क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। डीपी को एनपी बनाने के लिए एनएफआईए। अच्छा, डीपी छोटा है या बड़ा, छोटा, छोटा को बड़ा बनाने के लिए प्लस करेंगे, तो प्लस एनएफआईए आ गया। और तीसरा क्या है, एमपी और एफसी। तो एमपी और एफसी है, तो एमपी एफसी के लिए क्या यूज करेंगे, एनआईटी। एमपी बड़ा है, बड़ा को छोटा बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। क्या माइनस करें, एनआईटी। हो गया सिंपल। देखिए बहुत सिंपल है, यानी एक एक लेटर को हम चेंज करते चलेगा। अब इनका जो अमाउंट है आप लिख दीजिए, जैसे एनडीपी एमपी का अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ के बाद तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप सही तरीके से करना है। पहला पार्ट जो है वो तो है फॉर्मूला डिराइव करना, वो कैलकुलेशन आप वो सही तरीके से कर लिए। तो दूसरा जो पार्ट है वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही से कर लेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। यही तो है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, यही है नेशनल इनकम का सबसे टफेस्ट पार्ट। जो कहा जाता है कि नेशनल इनकम बहुत टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तीन एग्रीगेट, तीन जो आइडेंटिटी है, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए, ये सही तरीके से आप यूज करना सीख गए तो फिर नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अभी तो बताए थे आपको डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी एट एफसी, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट साइड में लिखा एनडीपी एट एफसी और राइट साइड में क्या लिखा, जीएनपी एट एफसी। फिर वही काम करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या है, दोनों तरफ, एक तरफ जी है एक तरफ एन है, मतलब ग्रॉस और नेट है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाले वेरिएबल को लेफ्ट में चेंज करना है, मतलब ग्रॉस को नेट बनाना है। तो ग्रॉस बड़ा है, बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, देखिए डेप्रिसिएशन का अनदर नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में। मतलब ज्यादातर केसेस में डेप्रिसिएशन ना देकर उसके जगह पे अनदर नेम दिया रहेगा। जैसे यहाँ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल है, वैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया रहता है। ठीक है। अच्छा, अब डीपी और एनपी के बारे में देखिए। फिर वही, इधर राइट साइड में एनपी है, लेफ्ट साइड में डीपी है। एनपी को क्या बनाना है, डीपी। एनपी बड़ा है, बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस करेंगे। क्या माइनस, एनएफआईए। एनएफआईए कैसे कैलकुलेट होता है, फीफा और फीटा। जैसे यहाँ पे देखिए फीफा दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा। अच्छा, थर्ड देखिए तो एफसी दोनों तरफ तो सेम है, तो मतलब ऐसा नहीं कि हर बार हम तीनों डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी यूज करेंगे ही करेंगे। अगर सेम है तब तो यहाँ एनआईटी का कोई रोल नहीं है, एनआईटी का काम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनका अमाउंट जो है जीएनपी टैक्सी का, डेप्रिसिएशन का और एनएफआई का यहाँ पे लिख देंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो बहुत सिंपल है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है। और उसके बाद जो मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। और ये बेसिक चीज है, ये सीख गए तो आप आराम से बाकी जो मेथड है वो भी आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। अभी तक हम वेरिएबल्स या कोई एग्रीगेट हम निकाल रहे थे, अब इनडायरेक्ट टैक्स निकालने बोला है या फिर डेप्रिसिएशन निकालने बोलेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा ना, तो उस क्वेश्चन में दो दो एग्रीगेट दिए रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एनडीपी एट एफसी भी दिया है और जीएनपी एट एमपी भी दिया, दो दो एग्रीगेट ऑलरेडी दिए रहेंगे। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक एग्रीगेट को लेफ्ट में लिखिए, किसी एक को, जिसको चाहे लेफ्ट में एनडीपी एट एफसी लिखिए और राइट में जीएनपी एट एमपी, या लेफ्ट में जीएनपी एट एमपी राइट में, कोई मतलब दो एग्रीगेट है तो दोनों को आपको लिखना है, एक को लेफ्ट में एक में राइट में। चलिए हमने जैसे मान लीजिए लिखा, लेफ्ट में लिखा एनडीपी एट एफसी को और राइट में जीएनपी एट एमपी। अब क्या करेंगे, फिर वही राइट वाले वेरिएबल को लेफ्ट में चेंज करना है। तो राइट में क्या है, जी है, तो जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस बड़ा है, बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन का नाम दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब एनपी और डीपी देखिए, तो फिर वही राइट वाले वेरिएबल को यानी एनएन जो एनपी है वो बड़ा है, बड़ा को छोटा बनाना है तो माइनस एनएफआईए।
और थर्ड जो है वह है एमपीआरएफसी। एमपीआरएफसी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एनआईटी यूज करते हैं। एमपी बड़ा है, बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस, हो गया। अब आप सबका अमाउंट पुट कर दीजिए, जो अमाउंट है चाहे एनडीपीएट एफसी का, जीएनपीएट एमपी, डेप्रिसिएशन, एनएफआई, ये सबका अमाउंट पुट कर दीजिए और उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए। तो हमारा एनआईटी जैसे आ गया 1050, और एनआईटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। तो इस हिसाब से आपका आईटी आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। इस तरह से आप बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप ये वीडियो को देखते देखते जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट ऐसा चीज है कि अगर आप सिर्फ जैसे वीडियो देख रहे हैं या सिर्फ पढ़ रहे हैं तो उससे वो याद नहीं होने वाला है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप जरूर ये वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एग्रीगेट्स जो दिए रहते हैं, जैसे जीडीपी एमपी, एनएनपी, जितने भी एग्रीगेट्स हैं, इनका डेफिनेशन, आखिर डेफिनेशन मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से ट्रिकी वे में समझाऊंगा। तो मैं कॉन्सेप्चुअली भी, अभी जितने भी हम लोग डेप्रिसिएशन या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, इनको कॉन्सेप्चुअली भी मैंने आपको समझाया और ट्रिकी वे में भी समझाया, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा जो तरीका अब है डेफिनेशन के बारे में, इससे भी मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा और ट्रिकी वे में भी डेफिनेशन याद कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एग्रीगेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डेफिनेशन लिखते हैं? एक कॉमन डेफिनेशन, जैसे आप जीडीपी एट एमपी। देखिए जीडीपी एट एमपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत कॉमन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, तो ये तीनों सेक्टर मिलके एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं हमारे कंट्री में, उनका जो मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू मतलब उनको जितने में मार्केट में सेल किया जा रहा है, उस वैल्यू के बेसिस पे ही जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए एक डेफिनेशन बना जीडीपी एट एमपी का, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। आपको क्या करना है, सिर्फ ये एक डेफिनेशन याद रखना है, जीडीपी एट एमपी। आप एक डेफिनेशन से किसी का भी डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये तो देखिए, हम जितने भी डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन याद कर लिए जीडीपी का, अब आप सारे डेफिनेशन में कॉमन वही देख रहे हैं कि सब में या तो जी रहेगा या फिर एन। तो डेफिनेशन में चेंज कहाँ करना है? पहला चेंज आपको करना है, जैसे यहाँ जीडीपी एट एमपी का मैंने डेफिनेशन लिखा तो उसमें जी था, तो जी था तो इसलिए यहाँ पे ग्रॉस लिखा गया है। लेकिन वही अगर एन रहता तो हम इसी ग्रॉस की जगह पे नेट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा चेंज आपको क्या करना है एमपी और एफसी में, जैसे इस डेफिनेशन में एमपी था इसलिए हमने डेफिनेशन में मार्केट वैल्यू लिखा, अगर एफसी रहता तो इसी मार्केट वैल्यू की जगह हम मनी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है डीपी और एनपी के बारे में, जैसे इसमें डीपी था इसलिए हमने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा, अगर वही एनपी रहेगा तो हम लिखेंगे बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब ये आपको याद रखना है, इस पूरे डेफिनेशन में ये तीन जगह ही बस चेंज करना है। जैसे देखिए मान लीजिए एनएनपी एफसी का डेफिनेशन लिखना है, ये तीनों को हटाकर हम पहले लिखते हैं, ये डेफिनेशन बना। अब देखिए पहला क्या है, एन है, तो जहां मेरा ग्रॉस आया था वहां पे हम नेट लिखेंगे। अच्छा अब एफसी है, वहां एमपी था इसलिए मार्केट वैल्यू, यहाँ एफसी है इसलिए हम मनी वैल्यू लिखेंगे। और एनपी है, टीपी के लिए लिखे थे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो एनपी के लिए क्या लिखेंगे बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। आप ये डेफिनेशन ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं, बुक में चेक भी कीजिएगा, देखिएगा यही डेफिनेशन है। ये ट्रिक है याद रखने का, मतलब आप एक डेफिनेशन याद रखिए और इनमें से किसी का भी डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ये याद है कि जी के लिए ग्रॉस लिखना है, एन के लिए नेट, एमपी के लिए मार्केट वैल्यू, एफसी के लिए मनी वैल्यू, डीपी के लिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और एनपी के लिए बाय द नॉर्मल। लेकिन हाँ उसके लिए पहला डेफिनेशन याद रखना होगा, जीडीपी और एमपी का डेफिनेशन ये तो आपको याद रखना होगा, ये याद रखेंगे तभी बाकी का डेफिनेशन आप बना सकते हैं। चलिए एक और डेफिनेशन देखिए जीएनपी और एमपी, तो इस बार भी डेफिनेशन में कहाँ चेंज होगा, जी है तो ग्रॉस, एमपी है तो मार्केट वैल्यू और एनपी है तो बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। एक और देख लीजिए एनडीपीएट-एफसी, इसलिए एनडीपीएट-एफसी और एनएनपीएट-एफसी क्योंकि एनएनपीएट-एफसी ही नेशनल इनकम है और एनडीपीएट-एफसी डोमेस्टिक इनकम। इसका डेफिनेशन देखिए, इसमें क्या चेंज करेंगे, एन है तो नेट, एफसी है तो मनी वैल्यू और डीपी है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी।
क्लियर है? तो आपने देखा कितने इजी वे में, कितने ट्रिकी वे में आज का ये टॉपिक मैं आपको समझाया। अगर आप ये वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि नेशनल इनकम आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। नेशनल इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखे हैं, कॉन्सेप्चुअली और कंसंट्रेट होकर देखते हैं, तो कहीं नेशनल इनकम में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि तभी इसका बेनिफिट होगा। सिर्फ क्वेश्चन को, वीडियो को देख लिए, आप समझ गए, प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है? और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अलग अलग मेथड्स हम लोग देखेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।